अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। इस वक्त अगर पंजाब की सूरत हाल देखें या ओवरऑल मुल्क में जो सियासी तनाव है वो कम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इस वक्त हुकूमत को एक बार फिर दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है उसका सामना करना पड़ रहा है। डिफेंस कमेटी जो सेनेट की है उसके इजलास भी हुए हैं और नेशनल सिक्योरिटी के कमेटी के इजलास भी होते रहे हैं, और उसमें दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है उस हवाले से ब्रीफिंग भी दी जा चुकी है। तो अब आने वाले दिनों में ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, इसी पर हम बात करेंगे। सेनेट की डिफेंस कमेटी और पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने टाइम निकाला। इस वक्त अगर आप देखें तो ओवरऑल अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो आप क्या देख रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी खित्ते में या पाकिस्तान की, आप उससे मुतमईन हैं बतौर साबिक चेयरमैन फॉरेन अफेयर्स कमेटी और डिफेंस कमेटी के चेयरमैन? मैं समझता हूँ कि खित्ते में जो हालात हैं वो काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, और सबसे बड़ी तब्दीली ये है और वो कि जो आलमी ताकत का तवाज़न है वो मगरब से मशरक़ मुंतकिल हो रहा है। और सबसे अहम बयान मेरे ख्याल में 2022 का जो था फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, मेरे हवाले से वो सितंबर 2022 को फ्रांस के सदर मैक्रोन ने दिया था। उसने कहा था कि जी मगरबी बालादस्ती का दौर अब ख़त्म हो रहा है। अमेरिका भी चला गया अफ़गानिस्तान से, और भी देख लिया, और तब्दीली आ रही। इस हवाले से मैं देखता हूँ कई अहम इश्यूज़ पर हमारी जो है स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है। दहशतगर्दी का कैसे मुकाबला करना है, दूसरा है कि हिंदुस्तान के हवाले से, और तीसरा कि अमेरिका क्या इस खित्ते में चाहता है। हमारे मिक्स सिग्नल्स आते हैं जो कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो अभी आप देखें कि जैसे आपने भारत की बात की, हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों, बातचीत हो, लेकिन जो बिलावल साहब ने बयान दिया, आप समझते हैं वो सिफारती तौर पर दुरुस्त था या अवॉइड करना चाहिए था? मेरे ख्याल में जो बिलावल भुट्टो ने बयान दिया वज़ीर ख़ारजा, वो बिल्कुल सही और दुरुस्त था। उन्होंने पाकिस्तान के अवाम, उनकी उमंगों की तर्जमानी भी की, और कौमी मफाद और कौमी सलामती का सही दिफा भी किया, और टिका के किया, जैसे उनके दादा एक ज़माने में करते थे या उनकी वालदा मोहतरमा। तो वो इसलिए क्योंकि पहल हिंदुस्तान ने की थी। हिंदुस्तान ने आप पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए, झूठे इल्ज़ामात लगाए, और हिंदुस्तान कोई फोरम नहीं छोड़ता कि आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी करें। तो अगर वो झूठ बोलते हैं, हम उनके बारे में सच तो बोले ना, जो बिलावल ने बोला। सर, वैसे आप देखें कि जब से सीपेक का मंसूबा शुरू हुआ है, हर हुकूमत जो भी हुकूमतें तब्दील हुई हैं, वक्त आने पर हर अपोजिशन जो है वो हुकूमत पर तनकीद करती है। माजी में मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, वो खान साहब पर तनकीद करती रही कि सीपेक पर कोई काम नहीं हुआ बल्कि काम रुका हुआ था। तो आप किसको ज़िम्मेदार समझते हैं सीपेक में के मंसूबे में ताख़ीर का? मैं समझता हूँ कि सीपैक उन इश्यूज़ में है, 2 3 4 जो पाकिस्तान के हैं खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती के हवाले से, जिन पर मजमूई तौर पर एक इत्तफाक राय है। उसमें सीपैक चीन के साथ ताल्लुकात, कश्मीर इशू और न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब उसमें जो माजी के दौर में हुई वो थोड़ी सी नालायकी भी हुई, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप भी हुआ, और कुछ वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात भी थे। अदम दिलचस्पी कह सकते हैं सर? मेरे ख्याल में उनकी नालायकी कह लें, और उनके जो गलत बयानात थे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि करप्शन हुई है सीपैक में, हालांकि सीपैक में कोई करप्शन नहीं हुई। तो वो जो सियासी महाजराई के शिकार कुछ देर करा, लेकिन मेरे ख्याल में पिछली हुकूमत को भी मालूम था, और उन्होंने बयान भी दिया कि चाइना हमारी अव्वलीन तरजीह है और सीपैक को आगे लेके चलेंगे। तो उसमें रफ्तार कम होने में कोविड का भी कसूर था। कोविड कोरोना क्राइसिस जो था, उससे भी कुछ रुकावट आ गई। तो अभी आप समझते हैं कि इकनॉमिक जोन जो बनने थे उसमें भी ताख़ीर हुई, तो कब तक आप देख रहे हैं कि वो इकनॉमिक जो जोन है वो भी बन पाएंगे? इकनॉमिक जोन की जो ताख़ीर है वो नालायकी है। अच्छा, नालायकी इस लिहाज से है कि हमने कहा था कि फ़र्स्ट फेज़ ऑफ सीपैक वो मुकम्मल हो गया माशाल्लाह काफ़ी हद तक, जिसे कहते हैं अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर था और एनर्जी था। 6000 मेगावाट एनर्जी हुई, 85,000 लोगों को नौकरियां मिली, 28,000 स्टूडेंट चाइना पढ़ने भी गए। आपका सखर मुल्तान मोटरवे बड़ा बन गया। कोरोना में लोग जहाज़ी सफ़र नहीं कर रहे थे, बाय रोड कराची से इस्लामाबाद आ रहे थे और लाहौर आ रहे थे। कितनी बड़ी बात है। और सफ़र 6-8 घंटे कम हो गया। लेकिन जैसे वो चाइनीज़ भी रोते हैं और भी रोते हैं कि आप इस वक्त वन विंडो ऑपरेशन नहीं कर सके।
37 मुख्तलिफ NOCs, परमिशंस, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वजारतें, लोकल गवर्नमेंट से चाहिए आपको शुरू करने के लिए। और जो हमने उनसे वादे किए थे कि हम उनकी डिलीवरी करेंगे, नहीं कर सकते। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का किस गया है, वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट ने बनानी है। पिछली गवर्नमेंट में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के 5 चेयरमैन तब्दील हुए। तो जो आपका मेन इदारा है, अगर वो चल ही नहीं रहा, उसमें हर 6 महीने बाद तब्दीली आ रही है, तो आप आगे कैसे चलाएंगे? तो ये हमारा अपनी कोताही है, हमारी गफलत है, और हम अपनी गलतियों से सीख सबक। मुझे सब एक सबसे बड़ा मसला जो है वो सिक्योरिटी का भी था। जो चीनी बाशिंदे थे उनको सबसे बड़ा थ्रेट था। एम्बेसडर से आपसे मुलाकातें होती रहती हैं, तो आप समझते हैं कि अभी वो मुतमईन है सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतल्लिक? मेरे ख्याल में हमें फ्रैंकली बात करनी चाहिए कि इतना बड़ा हमने कहा, हम कहते थे फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। एक साल में 3 दफ़ा हमले हुए। हद तक कि कराची में भी हमला हो गया उनके टीचर्स पर, जो आपको तालीम देने आए थे कराची यूनिवर्सिटी में। तो दासू में आपको पता ही है, फिर आपको पता है गवादर में भी जो हुआ। तो इसका मतलब है हमारा सिक्योरिटी का निज़ाम नाकिस है। तो मेरे ख्याल में चाइनीज़ अभी तक पूरी तरह मुतमिन नहीं है। रिजल्ट से होता है ना जी। तो इसलिए आपको याद है जब शहबाज शरीफ साहब गए थे चाइना नवंबर में, तो शी जिनपिंग जो सदर हैं चीन के, उन्होंने ये सिक्योरिटी का इशू रेज किया था। अगर हमारे बाशिंदे जो चीन में काम कर रहे हैं और चीन की मदद करें डेवलपमेंट में, उनको लोग मारें, तो आप क्या महसूस करेंगे? मुझा साहब, अभी आप मुल्क में देखें तो दहशतगर्दी ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। बहुत से चैलेंजेस है। एक तरफ हुकूमत को जहाँ पे मुआशी चैलेंजेस दरपेश हैं, वहाँ पर दहशतगर्दी का एक मामला भी अहम है। आप क्या समझते हैं कि ये एक बार फिर दहशतगर्दी क्यों सर उठाने लगी है? देखिए जी, हर रियासत की, हर हुकूमत की अव्वलीन तरजीह क्या होनी चाहिए? आपके अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़। और अगर दहशतगर्दी उभर रही है, अब लोग कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की वजह से हुआ है, 50% बढ़ा है, जो हमें फिगर्स दी जा रहे हैं कि जब से तब्दीली आई है पिछले साल अफगानिस्तान में 1 अगस्त 2021 के बाद। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी, हमारी हुकूमतों की पॉलिसी में मेरे ख्याल में एक गलती है, ये कोताही है। स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी नहीं है। क्या आप मसले को हल गुफ्तगू से करना है, क्या फ़ौजी तरीके से करना है, किस तरीके से करना है? कभी हम बात करते हैं हम गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी हम कहते हैं कि हम डंडे का इस्तेमाल करेंगे। तो हम अपना भी क्लियर हो जाए ना। और सबसे बड़ी बात है कि एक इदारा हमने बनाया था 14 साल पहले, उसका नाम है नेक्टा, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी। वो तो नाकारा है, वो बेचारा तो वाइट एलिफेंट बना के बैठा दिया आपने उसको। तो उसका लीड रोल होना चाहिए। दहशतगर्दी का मुकाबला सिर्फ पुलिस और फौज तक ना महदूद करें। फौज तो गुरिल्ला जंग लड़ती है या बैरूनी जहरियत से दफा करती है। जो दहशतगर्दी का इशू है, बड़ा साइंटिफिक तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से, मनसूबाबंदी के साथ होता है। वो इदारा तो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो हमें मेरे ख्याल में अपनी सारी नेशनल एक्शन प्लान भी रिविजिट करना पड़ेगा, और हमारी जो स्ट्रेटजी है, जो अभी तक फॉर्मुलेट नहीं क्लियरली हुई, उसको क्लैरिटी के साथ आगे लेके चलना। सर, एक जो दहशतगर्द का इस्लामाबाद में पहुंचना, खुदकुश हमला होना या गाड़ी से का वो वाकया जो पेश आया, आप समझते हैं ये सिक्योरिटी फेल्यूर था या नेक्टा की नाकामी थी? बिल्कुल नेक्टा की नहीं, हमारे सिस्टम की नाकामी थी ना। नेक्टा को तो आपने जिंदा ही नहीं किया। उनको आगे मजबूत करें, उनको फंड्स दें, उनको उनकी अपनी फोर्स बनाएं। हमने तो कहा है, हमारी मीटिंग हुई है सेनेट डिफेंस कमेटी की, और हमने उसमें लोगों को तजावीज़ दिए हमने कि एक नेक्टा को मजबूत करें, वो सबको इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन का हो, और इधर एक इस्लामाबाद में वॉर रूम बनाएं। अच्छा, इस्लामाबाद? हाँ, वॉर रूम हो, नेशनल वॉर रूम, सारा पूरा ट्रैकिंग हो सारी। ये जो बहाना बनता है कि जी लॉ एंड ऑर्डर तो सूबाई हुकूमत का मसला है, दिस इज़ नॉनसेंस। दहशतगर्दी का इशू है पाकिस्तान के हवाले से है। जैसे मौसमी तब्दीली का इशू, क्लाइमेट चेंज एक नेशनल इशू है, जैसे कोरोना वायरस एक नेशनल इशू है, उसका कोई बॉर्डर्स नहीं है सूबे के। तो सर यही इसका मतलब कि जो खैबर पख्तूनख्वा में जिम्मेदारी फिर पीटीआई पे डाली जाती है, वो भी दुरुस्त नहीं है। वफाक का भी उसमें किरदार बिल्कुल है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। ये आप इसको कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि अटक के पार पीटीआई है तो ये नहीं। इसमें सब स्टेक होल्डर्स है, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत,
आर्म फोर्सेस, इंटेलिजेंस और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं सब शामिल हैं। तो ये कलेक्टिव एक मुश्तरका अप्रोच होनी पड़ेगी और सबको अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये जो सियासी ब्लेम गेम चप्पलकेश में फंस गए हम, ये बड़ा मेरे ख्याल में एक बड़ी नैरो सोच है और इस वक्त हमें उससे आगे बढ़ना होगा। तो मुशाहिद साहब, बतौर डिफेंस कमेटी के चेयरमैन, आपकी नज़र में ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त होगा या फिर एक बार फिर जो है वो मुज़ाकरात की तरफ हमें जाना चाहिए? मेरे ख्याल में आप डिपेंड करते हैं आपकी रेड लाइंस क्या हैं। आपकी रेड लाइन है कि जो भी लोग हैं वो पाकिस्तान का आइन माने और जो भी लोग हैं रियासत के ख़िलाफ़ हथियार ना उठाएं और जो भी लोग हैं जिनसे भी बात करनी है वो बात कानून आइन के दायरे में होनी है। इससे बाहर नहीं जा सकते। अगर कुछ असूल तय कर दें और उन असूलों पर कायम रहें तो फिर मेरा बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन ये जो कन्फ्यूजन है, कभी आप गुफ्तगू शुरू कर देते हैं, कभी आप उनसे मारना शुरू कर देते हैं, तो उसमें तो क्लैरिटी नहीं होती। तो उसमें तो मैसेज क्या जा रहा है? अगर हम बात ये है कि अगर आप देखें लोग खुद अब अपने हकूक़ के लिए उठ रहे हैं। मालाकंड और बाजौर में कितना बड़ा जुलूस लोगों ने निकाला, किसी सियासी जमात ने निकाला। गवादर में लोग अपने हकूक़ के लिए खड़े हुए, वो पुरअमन तरीके से खड़े हुए। आपने उनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कर दिए, मर्डर कर दिए। ये तो बड़ी ज्यादती है। जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं, रिट ऑफ स्टेट चैनल करते हैं, उनके साथ तो आप मुज़ाकरात करते हैं। और जो आपके हकूक मानते हैं पुरअमन, उनके खिलाफ दहशतगर्दी लगाते हैं। तो ये दोहरे मेयार हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। तो अभी यही एक मुजाहरा गवादर में एक बार फिर जो है वो हो रहा है, जिनके खिलाफ फिर पर्चे भी हुए हैं। ये मेरे ख्याल में कि ये पर्चे वगैरह इस टाइप की चीज़ करना गलत है। एक वो जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी है मौलाना हदायतुर्रहमान साहब, वो कह रहे हैं हक दो तहरीक। और हक क्या मांग रहे हैं? वो अपने इक्तसादी हक मांग रहे हैं, अपने लोगों के लिए राइट्स मांग रहे हैं। तो वो उनका हक है और पुरअमन उनका सारा केस है। उनको भी आप दीवार से लगा रहे हैं। मुशाहिद साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मुशाहिद साहब, आप नहीं समझते कि जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल थी उसको हमने मिसकैलकुलेट किया? जब ये तब्दीली आई तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि सूरत हाल। मेरे ख्याल में हमने ये मिसकैलकुलेशन अब की नहीं है। हमारी अफ़गान पॉलिसी शुरू से नाक़िस थी। अच्छा। मैं तो जर्नलिस्ट था आपकी तरह। जब नाम नहाद अफ़गान जिहाद शुरू हुआ 80s में, और मैं पहला पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था जो काबुल गया, जो डॉक्टर नजीबुल्लाह का मैंने इंटरव्यू भी किया दूसरी साइड। और मैं समझता था कि ये इसके नुकसानात होंगे, और मैंने वो कॉइन की थी टर्म कल्चर ऑफ क्लाशनिकोव्स उस ज़माने में। अच्छा। कि उसकी वजह से हमें नुकसान कितना होगा। हमारा ख्याल था स्ट्रेटेजिक डेप्थ होगी, हमारा ख्याल था कि हम अपने बंदे उसमें डाल देंगे। ये गलत पॉलिसी थी। हम उनको ट्रीट करें एज एंड। अब भी हमारा ख्याल था कि हमारे बंदे आ गए हैं, आर बॉयज़ आर देयर। देखें जी, वो अफ़गान्स हैं, चाहे अफ़गान तालिबान हों, चाहे कारज़ाई हों, अशरफ गनी हों या डॉक्टर नजीबुल्लाह हों, दे आर अफ़गान्स फर्स्ट। आपके वो अगर उन्होंने रूस को हराया, बरतानवियों को साम्राज्य को हराया, अमेरिका को मार दी, तो वो आपकी मुदाखलत या किसी और मुल्क की, चाहे ईरान हो या वस्ती एशिया का मुल्क, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हम उनकी जो आज़ादी, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, उनकी सालमियत का हम एहतराम करें और उसमें मुदाखलत ना करें और अपने बंदे को इंस्टॉल करने की कोशिश ना करें। तो ये जो एक बयानात आपने भी देखे होंगे कि सामने आए कि ये सूरत हाल जैसे पैदा हुई दहशतगर्दी की, तो कहा गया कि हम अफ़गानिस्तान में भी कार्रवाई कर सकते हैं। आप खारजा जो कमेटी है उसके चेयरमैन भी रहे हैं, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जाकर कार्रवाई कर सकते हैं? मसला पाकिस्तान के अंदर है, वो तो हम रिजॉल्व नहीं कर सके, तो हमें धमकी नहीं देनी चाहिए अफ़गानिस्तान को। मैं समझता हूँ ये बड़ी गलत बात है। ये तो बड़ी, इसमें तो वो जब अगर बड़ा मुल्क होते हुए भारत आपको धमकी देता है तो आप कितना नाराज होते हैं, या अमेरिका आपको धमकी देता है। अगर वही ज़बान हम एक ब्रादर मुस्लिम मुल्क, जो छोटा मुल्क है, गरीब मुल्क है, जहाँ हुकूमत अभी बनी है, और उनको खुद दे रहे हैं, ये क्या बात हुई? अपने मसले हम खुद हल करने का तो अभी कामयाब नहीं हुए। जो हमारा अंदरूनी दहशतगर्दी का मसला है, पहले उसको तो कॉम्बैट करें ना, और उनके साथ हम बात करें। उनके साथ एक रीजनल अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन उसमें आप सफारती तरीके से बात करें, और आप जो आपका मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ रूस, चीन, वस्ती एशिया, ईरान, अमेरिका का है कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए।
तो वो हम चाहते हैं, और वो अफ़गान तालिबान हुकूमत भी ये कह चुकी है। लेकिन हम ये धमकियों का वाला मसला तो ये मैं समझ नहीं आती, मेरे किसी मंतक में है, और ये सोच ही गलत है। ये तो एक सोच, अगर वो सोच अगर हिंदुस्तान से आ जाती है तो हम कहते हैं बड़ा ज़्यादती होगी, तो हम खुद वही काम करें। और बैनुल अक़वामी कवानीन भी हैं कि आप जी नहीं कर नहीं, सकते। ये हमारा नहीं, दिस इज नॉट। पहले अपना तो अपना घर संभाले ना, उसको संभालने में हम नाकाम है। चीनियों को हम दिफा नहीं कर सकते, अपने कौम के लोगों को दिफा नहीं कर सकते, और जो दहशतगर्द आए हैं वो जहाँ चाहें जिसको चाहे हिट कर सकते हैं, एट देयर इनिशिएटिव उनके पास है। तो हम अपनी स्ट्रेटजी पहले तैयार करें काउंटर टेररिज्म की, जो अभी मौजूद नहीं है मेरे ख्याल में, और उसमें दहशतगर्दी का मुकाबला करें, काउंटर करें, वो कंट्रोल करेंगे अपने मुल्क में, फिर उनसे बात करें। मुशा साहब, ये जो अभी दहशतगर्दी की और वैसे भी लोग कहते हैं, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वहां से दहशतगर्द आए थे, शायद वो आए नहीं थे, वो शायद वो लाए गए थे। ये कई लोग ये भी कह रहे हैं। यही तो इसमें क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि क्योंकि एक तरफ फेंस बाड़ बनी हुई है, 98% ऑफ बॉर्डर बंद है, तो वो लोग आए कैसे? तो गेट खोला किसी ने, या उनको खुशामदेद कहा? तो मुझे साहब फिर जिन्होंने पीस टॉक्स की, आप समझते हैं कि उनसे पूछा जाना चाहिए था? नहीं, तो पीस टॉक्स तो हुकूमत की रजामंदी से हुई थी। तो ये तो मतलब है कि ये पॉलिसी गलत थी, कि पॉलिसी जो थी कि उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए थी कि हम किस हद तक पीस टॉक्स करेंगे और उसमें क्या क्या हदफ होगा, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। माजी में आपने देखा कि बड़ा खान साहब का एक जुमला मशहूर हुआ, एब्सोल्युटली नॉट। जब कहा गया कि बेसिस मांगे गए, हमने कहा ये जवाब दिया। आप समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें अगर अमेरिका या कोई मुल्क हमसे बेसिस मांगे या अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ करना चाहे तो पाकिस्तान का जवाब वही एब्सोल्युटली नॉट होना चाहिए, या आप समझते हैं सूरत हाल तब्दील है? देखिए जी, एब्सोल्युटली नॉट तो मियाँ साहब ने भी कहा था, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने 98 में जब क्लिंटन ने फ़ोन किया कि आप धमाका ना करें, तो उनका जवाब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का दिया था कि जी हम करेंगे, चाहे जो आप दबाव डालें। तो वो तो जो कौमी मौक़िफ़ है उसका इज़ाहर होता है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपकी माशाल्लाह 6 लाख की फ़ौज है, 6 लाख की पैरामिलिट्री है, पुलिस, फ्रंटियर कंस्टेबलरी, फ्रंटियर कोर, लेवीज़, एटम बम आपके पास है, मिसाइल आपके पास है। आपको अमेरिका की क्या ज़रूरत है दहशतगर्दी के खिलाफ मुकाबला करने के लिए? अफगानिस्तान कोई सुपर पावर है कि आप अमेरिका को दावत दे रहे हैं कि आके करें? ये पॉलिसी गलत है। हमारे पास अपनी सलाहियत है, हमारे पास अपनी क़ुव्वत है, हमारे पास अपनी कैपेसिटी है। सिर्फ जो है क्लैरिटी की ज़रूरत है, विल की ज़रूरत है, हिम्मत की ज़रूरत है। वो हिम्मत दिखाएं आप काउंटर करने के लिए। पहले कहा जाता था एक ज़माने में कि आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हम वज़ीरिस्तान में, फिर आपने आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद आपने ऑपरेशन किया। फिर तो आप अपनी तरफ से देखें ना, हिम्मत पैदा करें। आप अमेरिका की क्या ज़रूरत है अफ़गानिस्तान के हवाले से? ये बिल्कुल गलत पॉलिसी, ये सोच ही गलत है। इसका मतलब है हम इतने गए गुजरे हैं। माशाल्लाह मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फ़ौजी क़ुव्वत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। तो हम अपने मसाइल खुद हल कर सकते हैं। श्रीलंका ने सबसे मुश्किल दहशतगर्द थे जनूबी एशिया के, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामिल इलाम, तामिल टाइगर्स को उन्होंने उड़ा के रख दिया। उन्होंने अमेरिकी फौज तो नहीं बुलाई थी। अभी जो भारत के साथ पाकिस्तान की तिजारत बंद है, आप समझते हैं कि ये गलत फैसला है, तिजारत शुरू करनी चाहिए? देखें जी, भारत ने साबित कर दिया है वज़ीर आज़म मोदी की क़यादत में कि वो RSS की हुकूमत है, उनकी नज़रियाती फ़ॉरेन पॉलिसी है। वो आप से आपके खैर खानी, वो उन्होंने वर्ल्ड कप हारा ताकि पाकिस्तान ना उसमें आए। उन्होंने फाटक में वाहिद मुल्क था जिन्हें आपकी मुखालफत की थी। UN सिक्योरिटी काउंसिल में जयशंकर, उनके वज़ीर ख़ारजा ने आपके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी की, जिसका जवाब बिलावल ने टिका के दिया। तो हम उस हवाले से इन हालात में क्या तजारत करनी है? तजारत करनी है, शुरू करें। तो पहले जो इंट्रा कश्मीर तजारत हमने शुरू कराई थी, आपको याद है, वो बस सर्विस भी शुरू की, वो शुरू कराएं, मामूल के ताल्लुकात करें अगर वो तैयार है। और हाँ, हम तजारत करेंगे लेकिन 2 वे स्ट्रीट हो। बांग्लादेश और नेपाल चाहता है ट्रांजिट ट्रेड थ्रू इंडिया टू पाकिस्तान, वो भी शुरू कराएं। फिर और जो सार्क का उन्होंने वीटो पावर रखी है 6 साल से, सार्क की मीटिंग नहीं होने दी इस्लामाबाद में, उसको वीटो ख़त्म करें। तो ये कोई एक मसला तो नहीं, ये ओवरऑल रिलेशनशिप है। तो इन हालात में तजारत कैसे हो सकती है? लेकिन अगर सूरत हाल यही रही तो फिर आप कश्मीर के मसले पर भारत के साथ क्या बात होगी? या कश्मीर का मसला आप समझते हैं कि अब
भूल जाना चाहिए। नहीं, कश्मीर का मसला हमने कायम और दायम लेकर जोरदार तरीके से, इंसानी हकूक के हवाले से, सियासी हकूक के हवाले से, यूएन रेजोल्यूशन के हवाले से ये मसला कायम और दायम है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि ये इट्स ऑन द एजेंडा, उसमें तो हम गिव अप नहीं कर सकते। और कश्मीर का बड़ा कोर इशू है हमारे लिए। अब तो कश्मीर में एक और नया फैक्टर आ गया है 5 अगस्त 2019 के बाद, जब उन्होंने कब्जा किया है। चाइना इज ऑल्सो अ फैक्टर, और चाइना भी आपके मौक़िफ़ की पूरी हमायत करता है, और चाइना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में है, और इसी वजह से चाइना ने उनको, इंडिया को दाखिल नहीं होने दिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मुस्तकिल रुकन के हवाले से। ये हमारा उसमें क्लियर मौक़िफ़ होना चाहिए। इतना हम घबराए ना कि हाथ मलने शुरू कर दें और पसीने आ जाएंगे, क्या हो जाएगा। मुर्शद साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मुझे तो आप बैनुल-अक़वामी रहनुमाओं से भी आपकी मुलाकातें होती रहती हैं, आप बैरून मुल्क भी जाते रहते हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में। जो खान साहब ने यहाँ पर बयान दिया अमरीकी साजिश का, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान को उस बयान का नुकसान हुआ? अमेरिका ने कोई गिला किया आपसे, या जो सिफारती तौर पर कोई उन्होंने, आप समझते हैं कि नुकसान पहुँचा है पाकिस्तान को? देखें जी, बयानात दोनों तरफ से होते हैं। खान साहब ने अगर बयानात दिए हैं, वो उन्होंने खुद फिर वापस भी ले लिए। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने इल्ज़ाम जो था उसमें वो उन्होंने वापस ले लिया। अगर बयान की बात करते हैं तो सदर बाइडन ने बयान दिया था अक्टूबर में कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सेफ नहीं है। बिल्कुल। तो वो भी बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान था। तो बयानबाजी जो है उसको भी हम भूल गए हैं। तो वो भी खान साहब के बयान को भूल गए हैं, अमेरिकन भी। तो ये बयानात होते रहते हैं। मुर्शद साहब, वैसे आप माजी में कहते थे कि खान साहब को कॉल नहीं आती जो बाइडन की, अभी आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत के जो बाइडन के साथ ताल्लुकात या अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हैं या वही स्टेटस को है? मेरे ख्याल में बज़ाहिर बेहतर हुए हैं। माहौल बेहतर हुआ है, गुफ्तगू शुरू हो गई है। और लेकिन अमेरिका ने 2 बड़े फैसले किए हैं इस खत्ते के हवाले से। एक ये जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में आए हैं 12 अक्टूबर 2022 को। एक ये कि उनका जो सबसे करीबी हलीफ है, स्ट्रेटेजिक हलीफ इस खत्ते में हिंदुस्तान है, और दूसरा है कि सबसे जो बड़ा उनका हरीफ है वो चीन है। और उस सारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। तो आप फिर अपना कंक्लूजन खुद ड्राइव कर सकें कि उनकी तरजीहात में हम कहाँ हैं और हिंदुस्तान कहाँ है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है इस खत्ते में। अमेरिका के लिए दरवाजे रूस ने बंद कर दिए हैं, चीन ने बंद कर दिए, ईरान ने बंद कर दिए, अफगानिस्तान ने बंद कर दिए, वस्ती एशिया ने रूस की वजह से बंद कर दिए हैं। सऊदी अरेबिया और तुर्की भी और तरफ देख रहे हैं, बल्कि सदर चीन के तो सऊदी अरेबिया आए हैं, उनके करीबी ताल्लुक। तो अमेरिका को भी आप पाकिस्तान की ज़रूरत है, क्योंकि हिंदुस्तान के अलावा अमेरिका कौन सा मुल्क है जो अमेरिका से इस तरह इंगेज कर सकता है, जो अहम मुल्क है। तो हम अपने कार्ड्स ठीक खेलें जी। मुर्शद साहब, आप क्या समझते हैं कि ये क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान में कोई भी वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत जो है वो पूरी नहीं कर सकता? वो नवाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों, गिलानी साहब हों, एक तारीख है। क्या वजूहात हैं कि कोई वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी नहीं करता? इसकी बुनियादी वजह यह है कि सियासतदानों में आपस में इत्तफाक नहीं, आपस में रूल्स ऑफ द गेम नहीं। जब हमें सूट करता है तो हम कहते हैं कि इस्लामाबाद का रास्ता बजरिया रावलपिंडी है। जब हमें सूट नहीं करता तो फिर हम और रवैया अख्तियार करते हैं। जिस दिन सारी सियासी कुव्वतें एग्री कर जाएं रूल्स ऑफ द गेम में, मसलन मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त अच्छा टाइम है, एक सियासी सीज़ फायर होना चाहिए, पॉलिटिकल सीज़ फायर। इकॉनमी तवानाई, एनर्जी तवानाई, दहशत गर्दी, टेररिज्म, माहौलियाती एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज का भी इशू जो है, एजुकेशन, तालीम, इनमें क्या इख्तलाफात हैं आपके? इनमें क्या नज़रियाती इख्तलाफ है? अपोजिशन या गवर्नमेंट कोई नहीं है। इनमें तो मिल के हम कॉमन स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये कोशिश होती है कि हम ताहयात इक़्तिदार में रहें और हमारे जो मुखालफिन हैं उनको कुचला दें। तो आप समझते हैं खान साहब को भी पिंडी के रास्ते से हटाया गया है? देखें जी, जिस रास्ते से आप आते हैं उसी रास्ते से आप जाते हैं। ये बी वेरी क्लियर इन दैट। तो जो तहरीक अदम एतमाद थी उसमें आपको सपोर्ट हासिल थी? देखें जी, बात यह है कि पाकिस्तान में 2 किस्म के चेंजेस आते हैं। एक होता है मिलिट्री कू, जो डायरेक्ट होता है। मिलिट्री कू कैसे होता है? 1958 में हुआ, 1969 में हुआ, 1977 में हुआ,
1999 में हुआ, ठीक है जी, 4 मिलिट्री। फिर आते हैं सॉफ्ट कू। सॉफ्ट कू कौन से थे? तो उसमें होता है कि वो टैंक नहीं आते, लेकिन उसमें और जरिए इस्तेमाल होते हैं। तो आपको याद है मियां साहब को भी हटाया गया था सॉफ्ट कू से। तो ये एक नया तरीका भी इख्तियार हो लेकिन गया। सर इस दफ़ा तो आप दावा करते हैं ना कि आप तहरीक अदम-ए-एतमाद के ज़रिए खान साहब को आपने हटाया है, पार्लिमान के ज़रिए हटाया है। तो मियां साहब को जुडिशरी के जरिए हटाया था 2017 में। और आप बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी एक सॉफ्ट कू हुआ था जब 2007 को निकाला गया था जुडिशरी मूवमेंट के। उनकी खुद उनकी अपने इदारा उनके खिलाफ हो गया था। तो सर सवाल यही उठता है ना कि वो जमातें जो एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं थीं, MQM, बाप पार्टी, दीगर जमातें आप देख लें, जब एक्सटेंशन की बात आई तो तमाम जमातें इकट्ठी हो गई, आपने एक्सटेंशन भी दे दी। नहीं तो बड़ी चीज़ों में इत्तफाक आया है। फाटफ के 34 निकात थे, 32 डिपार्टमेंट थे और 14 कवानीन थे। उसमें हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ ने मिलकर वो किया। और पीछे आपको कहा जा रहा था, आपको बिठाया जा रहा था, आप बैठ गए। जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में कोई इख्तिलाफ नहीं था, मुकम्मल इत्तफाक राय था। अभी जो आर्मी चीफ का नया आर्मी चीफ का है उसमें भी इत्तफाक राय था। तो इसका मतलब है कि आप, और अभी IMF पर जाने पर इत्तफाक राय है। तो जब नजरिया ज़रूरत के तहत इत्तफाक राय होना पड़ता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो आप खान साहब के मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हैं कि बाजवा साहब ने सपोर्ट किया? मैं तो अपना मुशाहदा दे रहा हूँ ना, आप मेरे से बात कर रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात सर? नहीं वो बाकी उसका बात नहीं। मैं तो अपना मुशाहदा दे रहा हूँ कि मेरा मुशाहदे के मुताबिक नजरिया ज़रूरत के तहत चाहे हुकूमत हो, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो सर बतौर डिफेंस कमेटी तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अवाम के फलाह व बहबूद की खातर, पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातर हम कम से कम रूल्स ऑफ द गेम तो तय करें ना आपस में, वरना तारीख हमें माफ़ नहीं करेगी। और माजी की गलतियां ना दोहराएं। गलतियां आपने करनी है तो नई गलतियां करें। तो बतौर डिफेंस कमेटी चेयरमैन आप समझते हैं कि जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी लास्ट टाइम जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई, तो उसमें तब्दीली की ज़रूरत है? वही इख्तियार फिर एक बार फिर वज़ीर आज़म को दिया जाए? मेरे ख्याल में एक, आप चाहे आइनी तरमीम कह रहे हैं या कानूनी तरमीम कह दें, आप तरमीम कर लें नो एक्सटेंशंस। अच्छा, किसी को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी सर्विस चीफ को, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो या चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हो। ये एक्सटेंशन ही बुनियाद है पाकिस्तान के अदम इस्तेहकाम की। जुनेजो साहब ने वादा नहीं किया जनरल ज़िया को एक्सटेंशन देने का, इसलिए उनको निकाला गया। मियां साहब ने वादा नहीं किया सेकंड टर्म का गुलाम इसहाक खान को, इसलिए उनको भी निकाला गया। और अब भी, लेकिन खान साहब ने तो दे दी थी सर। है जी, खान साहब ने तो एक्सटेंशन दे दी थी। वो तो एक्सटेंशन मुश्तरका सब ने दी थी ना, वो तो सब शामिल थे उसमें। अच्छा। जो 2019 की एक्सटेंशन में, 2020 की एक्सटेंशन में, उसमें तो हुकूमत भी, हिज़्ब इख्तिलाफ भी। तो हमारा ये होता है कि हम गलती के तरफ वाक़या के बाद करते हैं। अगर पहले सोच लें, वली खान बड़ी अच्छी बात करता था, खान अब्दुल वली खान साहब से मेरे बड़े ताल्लुकात थे। उनको बड़ी पश्तो की कहावत याद थी, मुझे वो, मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती भी थी, ताल्लुक भी था, और हमारी एक ही सोच थी अफगान पॉलिसी के हवाले से। वो भी बड़े तनकीद करते थे। उन्होंने कहा जी, अक्लमंद आदमी और बेवकूफ़ आदमी में ज़्यादा फ़र्क नहीं, बात एक ही करते हैं, फ़र्क सिर्फ टाइमिंग का होता है। तो ये हम सही बर वक्त अगर सही फैसले करें तो फिर मुश्किलात में कमी। तो मुशाहिद साहब, आपकी भी बाजवा साहब के साथ बड़ी मुलाकातें रहीं, आप सेनेट कमेटी को भी लेकर गए जिसको आप हेड करते हैं, डिफेंस कमेटी। तो बाजवा साहब ने इनिशिएटिव लिया। पहली दफ़ा जनरल बाजवा एक आर्मी चीफ पार्लियामेंट आए, सेनेट में, जब रजा रब्बानी साहब चेयरमैन थे, और उन्होंने ब्रीफिंग दी। ये भी बहुत बड़ी बात है। और फिर हमारा आना जाना, दोनों चीजें, उन्होंने हमें बुलाया, हमने उनको बुलाया, और बड़ा अच्छा जो, बल्कि मैं तो कहता हूँ खाकी और मुफ्ती में एक बात होना चाहिए। तो सर फिर आप क्या देख रहे हैं कि बाजवा साहब को आपने कैसा पाया? आप समझते हैं कि उनसे वाकई कोई गलतियाँ हुई, उन्होंने सियासत में मुदाखलत की, फिर उन्होंने बयान दिया कि फरवरी के बाद हम सियासत से दूर हैं? मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि बाजवा साहब के जो नॉन मिलिट्री लेगेसी है, नॉन मिलिट्री लेगेसी, उसमें से 3 चीज़ मैं कहूँगा कि वो अच्छी, पॉजिटिव थी। एक, करतारपुर का खोलना, कॉरिडोर, वो बहुत बड़ा तारीखी सॉफ्ट पावर इनिशिएटिव था, और जो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान को, जिसकी इतनी तकलीफ़ है और जिससे हमारा एक इमेज उजागर हुआ कि हम तैयार हैं। दूसरा,
पहले आर्मी चीफ थे जिन्होंने तस्लीम किया कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जो अफगान पॉलिसी है वो गलत है। उन्होंने म्यूनिख में 2017 में जो कॉन्फ्रेंस थी, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, उसमें कहा कि हमने गलतियां की हैं और उस गलतियों की तलाफी जो हमने एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपने बंदे इंस्टॉल करने हमारी मुसलसल गलत, तो उन्होंने वो गलती की तलाफी की कोशिश की। और तीसरी बड़ी उनकी थी लेगेसी में कि फाटेफ जो है उसको कामयाब बनाने में अगर वो GHQ साथ ना होता तो वो हम कामयाब ना होते। वो जॉइंट ऑपरेशन था कह लें सिविल गवर्नमेंट का और फौज का, और मेरे ख्याल में अगर उससे मुल्क को फ़ायदा होता है तो हाइब्रिड कई दफ़ा कामयाब रहता है। जैसे कोरोना में NCOC बना, उससे फौज भी थी शामिल और सिविलियन थी, और अंडर द सिविलियन लीडरशिप तो वो कामयाब रहा। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं। बाकी आजकल लोग, हमारा फैशन हो गया जाने के बाद तनकीद करते हैं, मैं उस पर नहीं आना चाहता। मैं सिर्फ जो मुस्बत बातें उन्होंने की हैं जो इसका आजकल जिक्र नहीं होता क्योंकि वो पावर में नहीं है। अगर पावर में होते तो हम बड़ी खुशामद भी करते, उनकी तारीफ भी करते, तो मैं जाने के बाद उनकी तारीफ ही करना चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव बात वो छोड़ के गए। चले, आप पहले शख्स होंगे जो जाने के बाद आप तारीफ ये रवायत भी हम कायम करें, क्योंकि रवायत हमारी है जब चला जाए तो फिर उसके पीछे पड़ जाओ, उसको गाली भी दो, जूते भी मारो, ये बात नहीं है। कलमा हक होता है कि जब आप इक़्तिदार में हैं तो आप बात सही करें और सच्ची बात। ठीक है मुर्शद साहब, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मुर्शद साहब, आपने देखा कि अभी जो नई फ़ौजी क़यादत है उन्होंने पहले भी ये बयान सामने आया कि हम एपॉलिटिकल हो चुके हैं, लेकिन फिर ये तनकीद हुई कि परवेज़ इलाही साहब आकर पिंडी में मुलाकातें करते हैं फिर वापस जाते हैं। आपको लगता है कि इस वक्त मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है? मेरा कोई मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से कोई वास्ता नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। न्यूट्रलिटी डिसाइड होगी, एक टेस्ट है पाकिस्तान में जब आज़ादाना और मुनसिफाना इलेक्शन होंगे और उसमें कोई मुदाखलत, कोई इंजीनियरिंग नहीं होगी। क्योंकि हमारे यहाँ वो जो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कहा था कि इलेक्शंस उस वक्त करवाएंगे जब मुस्बत नताइज आएंगे तो वो लगता है मेरे ख्याल में वो फ्रेमवर्क चलता रहा है कई साल। तो टेस्ट एक ही है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस विदाउट इंटरफेरेंस। तो उसका फैसला मेरे ख्याल में पिंडी में नहीं होगा, वो सियासी जमातों में होगा कि वो इलेक्शंस कंटेस्ट करने को तैयार हैं, आज़ादाना इलेक्शन। क्योंकि आज़ादाना इलेक्शन में कुछ लोग जीतेंगे, कुछ लोग हारेंगे। तो वो जो हारने वाले अगर हार मान लेते हैं तो और वो तस्लीम कर लेते हैं कि ये वाकई आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन थे, तो फिर अल्लाह खैर सल्ला, फिर तो पाकिस्तान आगे गाड़ी आगे चल जाएगी। तो सर फिर वो खान साहब जो एक बयान दे रहे हैं कि शायद हुकूमत मेरी मकबूलियत से उनको डर है और वो इसलिए इलेक्शन में नहीं जा रहे, शायद हम जीत जाएं, तो आप भी समझते हैं कि इस वक्त मुस्बत नताइज हुकूमत नहीं देख रही इसलिए इलेक्शन की तरफ आप नहीं जा रहे? नहीं, अभी तो वो सिचुएशन भी ऐसी है, लेकिन ये जो पोस्टपोनमेंट हो रही है इलेक्शंस की मुख्तलिफ जगह, चाहे इस्लामाबाद हो या कराची हो, तो मुझे तो इलेक्शन अभी नज़र नहीं आ रहे। मेरे ख्याल में लोग शायद इंतजार करें मुस्बत नताइज का। अच्छा सर, वैसे एक बात बड़ी डिस्कस हो रही है कि असेंबलियों की मुद्दत में शायद 1 साल तोसी भी की जाए। आपके बयान को फिर इस तरह लिया जाए कि हो सकता है कि तोसी? मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं हुकूमत में नहीं हूँ, मैं तो एक सेनेटर हूँ, पार्लियामेंट में हूँ, और ये सवाल हुकूमत से पूछें आप, जो वज़रा हैं, जो तर्जमान हैं हुकूमत के, तो मैं अपना मुशाहिदा दे सकता हूँ। तो आपके मुशाहिदे के मुताबिक वक्त पर नहीं होंगे, आगे हो सकते हैं? मुझे कोई अभी फौरी इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि अगर जहाँ इलेक्शन होने थे लोकल बॉडीज़ के, अगर वो भी नहीं हो रहे, जो भी वजूहात हो, तो कौमी इलेक्शन तो बहुत दूर की बात है। सर एक बार फिर आप देखें कि MQM को कराची में जो है तमाम नाराज़ धड़ों को एक बार फिर बिठाया जा रहा है, नाराज़गी ख़त्म करवाई जा रही है, तो ये MQM के धड़ों को मिलाने के पीछे आप क्या देख रहे हैं, क्या वजूहात? देखिए जी, आप कह रहे हैं उनको बिठाया जा रहा है, तो वो बैठ रहे हैं ना, खुद भी खुद ना बैठे, लेकिन वो कह रहे हैं। देखिए ना, अगर मुझे याद है कि 1993 की बात है, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो बड़ी दबाव था उनको। उनसे मैं जर्नलिस्ट, उन्होंने पूछा कि आपका क्या ख्याल है, आपका क्या मुशाहिदा है। मैंने कहा जी मियाँ साहब, आप पैलेस पॉलिटिक्स की जंग तो हार गए हैं, और क्योंकि इतने बड़े ये लोग हैं पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के, गुलाम इसहाक साहब की क़यादत में, तो
इनका आप मुकाबला नहीं कर सकते, ये जो महालाती साजिशों का। तो आपके लिए एक ही रास्ता है, आप अवाम में जाएं। उन्होंने कहा क्या करूं मैं? मैंने कहा आप टिका के तकरीर करें और कहें कि मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा स्टैंड ले लें एक दफ़ा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ। ठीक है। कहना फिर क्या होगा? मैं कहा फिर आपको वो डिसमिस कर देंगे और आप फिर सरकारी लीडर से अवामी लीडर बन जाएंगे और मैं आपका साथ दूंगा उस हवाले से। तो ये 1993 की बात मुझे याद है। उस वक्त मैं गया जर्नलिस्ट, वो ले गए सर आपके अप्रैल 1993 की बात है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि जी आप असेंबली डिसॉल्व कर दें, मियाँ साहब को कह रहे थे। कुछ लोग कहते हैं आप इस्तीफा दे दें। मैं कहा मियाँ साहब ना डिसॉल्व करें ना इस्तीफा करें, गेट सैक्ड। तो आप मजलूम बने और स्टैंड लें और खड़े हो जाएं। तो उससे, और वो तारीखी तब्दीली थी। पहली दफ़ा एक सियासतदान ने इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हुकूमत में होते हुए, और उन्होंने अटैक कर दिया। और वो पाकिस्तान, वो 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ एग्जैक्टली, अप्रैल 1993। सर फिर आपके मशवरे का फायदा तो नहीं हुआ नवाज शरीफ? तो बड़ा फायदा हुआ, क्यों नहीं फायदा हुआ? सर निकाले गए। और 93 की बात कर रहा हूं मैं। वो तो लीडर बन गए, हीरो बन गए। अच्छा। बहुत फायदा हुआ। उनकी पूरी पॉलिटिक्स तब्दील होगी, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स का रुख तब्दील हो गया। वरना तो एस्टेब्लिशमेंट निकाल के जिसको मर्जी फेंक देती थी, वो घर बैठ के डर के बैठे रहता था। वो तो स्टैंड लिया। उनके लिए तो तारीखी तब्दीली थी, तो बड़ी पॉजिटिव तब्दीली थी। उनका तो बड़ा फायदा। एक सरकारी लीडर से वो अवामी लीडर बन गए और अपना वोट बैंक बना दिया, और मुस्लिम लीग को भी जिंदा कर दिया। मुस्लिम लीग तो एक ड्राइंग रूम की जमात थी उससे पहले अवामी। और वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ये हुकूमत में होते हुए खुल के स्टैंड लिया था, जिसे कहते हैं कलमे हक का था, और लोग उनके साथ थे। तो लोग हमारे समझदार हैं, अगर आप स्टैंड सही लें तो लोग आपके साथ देंगे। ठीक है, बट आप भी स्टैंड लें उसके। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब। थैंक यू वेरी मच। जी, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।